आग भड़क उठती थी। समय बीतता गया और एक दिन महल में खुशियों की लहर दौड़ गई, क्योंकि दोनों रानियों को संतान होने वाली थी। कुछ महीनों बाद रानी चंद्रप्रभा ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया। रानी मृणालिनी ने भी एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया राजकुमारी वैदेही। दोनों राजकुमारियां लगभग एक ही उम्र की थीं। वे साथ खेलती थीं, साथ पढ़ती थीं और महल के बागों में हंसती खिलखिलाती दौड़ती रहती थीं। राजा वीरेंद्र देव अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें देखकर अक्सर कहते थे कि ये दोनों ही उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी हैं। लेकिन महल की ऊंची दीवारों के देख नहीं पा रहा था। वह विष था, ईर्ष्या और सत्ता की लालसा। रानी मृणालिनी के मन में यह बात गहराई से बैठ गई थी कि जब तक रानी चंद्रप्रभा और उनकी पुत्री जीवित हैं, तब तक उनकी बेटी वैदेही कभी इस राज्य की असली रानी नहीं बन पाएगी। एक दिन रानी मृणालिनी अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। धूर्त और षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। वह हमेशा महल की राजनीति को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करता था। रानी, मैं तुम्हें नहीं लगता कि इस राज्य में मेरा सम्मान कम है? कालकेतु हल्के से मुस्कुराया और बोला, महारानी, सम्मान तो आपको ही मिलना चाहिए, लेकिन जब तक रानी चंद्रप्रभा और उनकी पुत्री यहाँ है, तब तक यह संभव नहीं है। यह सुनकर मृणालिनी की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। उन्होंने धीरे से पूछा, तो तुम्हारे अनुसार क्या किया जाए? कालकेतु प्यार और लालच दोनों एक साथ लड़ रहे थे। कुछ देहों की कालकेतु ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महारानी, कभी कभी सिंहासन के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। उस दिन से महल में एक भयानक षड्यंत्र की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन दूसरी ओर राजकुमारी देवांशी और राजकुमारी वैदेही इस साजिश से बिल्कुल अनजान थीं। वे दोनों बहनों की तरह एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थीं। एक दिन दोनों महल के पीछे बने विशाल बगीचे में खेल रही थीं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई हमें दूर से देख रहा है। देवांशी मुस्कुराकर बोली, तुम्हें भ्रम हो रहा है वैदेही। यहाँ महल में कौन हमें नुकसान पहुँचाएगा? लेकिन उसी समय दूर एक पेड़ के पीछे मंत्री कालकेतु खड़ा था और वह दोनों राजकुमारियों को ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसी रात महल में एक गुप्त बैठक हुई, जिसमें रानी मृणालिनी, मंत्री कालकेतु और 2 सैनिक। निमा की रात है, पूरा महल उत्सव में व्यस्त रहेगा और उसी समय हम अपना काम कर सकते हैं। मृणालिनी ने कालकेतु बोला, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, सबको लगेगा कि यह एक दुर्घटना थी, फिर उसने अपनी योजना जाएगा। रानी मृणालिनी कुछ क्षण तक चुप रही, फिर उन्होंने अपने मन को कठोर करते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। उसी रात राजकुमारी देवांशी को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि महल के ऊपर काले बादल छा गए हैं और एक रहस्यमयी आवाज़ उसे चेतावनी दे रही है, सावधान रहो, विश्वासघात तुम्हारे बहुत करीब है। देवांशी अचानक घबराकर जाग गई। सुबह होते ही महल में पूर्णिमा का उत्सव शुरू हो गया। हर ओर नाच गाना और खुशियों का माहौल था। उसी समय मंत्री कालकेतु ने राजा से कहा कि राजकुमारियों को झील के पास के साथ दोनों राजकुमारियां रथ में बैठकर महल से निकल पड़ी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह यात्रा उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाली है। झील के पास पहुंचते ही वातावरण अजीब सा लगने लगा। चारों ओर घना जंगल था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। तभी कालकेतु ने सैनिकों को गुप्त संकेत दिया। अचानक एक सैनिक ने राजकुमारी देवांशी को झील की ओर धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजकुमारी वैदेही अचानक देवांशी के सामने आ गई और जोर से चिल्लाई, रुको। सभी लोग स्तब्ध रह गए। वैदेही की आंखों में आंसू थे। वह कांपती आवाज़ में बोली, मैं सब जानती हूँ, यह सब मेरी माँ की योजना है। यह सुनते ही कालकेतु के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन तभी जंगल के भीतर से एक रहस्यमयी व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसके उसे देखकर कालकेतु के मुंह से केवल एक शब्द निकला, तुम। उस व्यक्ति की आंखों में क्रोध की आग जल रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब रहस्यमयी था कि वहाँ खड़े सभी लोग कुछ क्षण के लिए जैसे पत्थर बन गए। मंत्री कालकेतु की आंखें फैल गईं, क्योंकि जंगल से निकलकर जो व्यक्ति सामने आया था उसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वह व्यक्ति कोई साधारण आदमी नहीं था। वह राजा वीरेंद्र देव का पुराना सेनापति रणवीर सिंह था, जो कई वर्षों से लापता माना जा रहा था। सेनापति रणवीर सिंह की आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी और उसकी तलवार चमक रही थी। वह धीरे धीरे कालकेतु की ओर बढ़ रहा था। कालकेतु पीछे हटते हुए बोला, यह असंभव है, तुम तो कई साल पहले मर चुके थे। रणवीर सिंह ने कठोर आवाज में कहा, मैं मरा नहीं था कालकेतु, मुझे मारने की साजिश की गई थी और वह साजिश तुमने ही रची थी। यह सुनते ही वहाँ खड़े सैनिक भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कालकेतु घबरा गया, लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे पर झूठी कठोरता ला ली। उसने सैनिकों से कहा, इसे पकड़ लो, यह राज्य